दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मुंबई के एक छोटे से कस्बे की बात है। एक बिल्डिंग में कुछ लोग रहते थे जो आपस में मिलजुल कर रहते थे। अचानक उस बिल्डिंग के एक फ्लैट से बदबू आने लगी जो इतनी बुरी थी कि लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया। जब भी लोग काम से घर वापस आते या महिलाएं घर से निकलती तो उस बदबू से बचने के लिए अपनी नाक पर रूमाल रखकर ही गुजरती थीं। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद बिल्डिंग में कोई चूहा या बिल्ली जैसी जानवर मर गया होगा। लोगों ने अपने अपने घरों की पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बदबू और ज्यादा बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे सबको यह एहसास हुआ कि यह किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी इंसान की लाश की बदबू है। यह सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन आखिर मामला क्या था? उस बिल्डिंग के फ्लैट से इंसानी लाश जैसी बदबू क्यों आ रही थी? आखिर ऐसा क्या हादसा हुआ था जिसने सबको हिलाकर रख दिया? उस बिल्डिंग में 4 अपार्टमेंट थे, 701, 702, 703 और 704। अब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर माजरा क्या है। 701 वाले ने 702 वाले से पूछा और इसी तरह सभी आपस में पूछताछ करने लगे। फिर सभी ने मिलकर 704 वाले फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। जब सब वहां पहुंचे तो उस व्यक्ति ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। शुरुआत में लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में सबको यह महसूस हुआ कि जितनी भी बदबू आ रही थी वह सब उसी फ्लैट से आ रही थी। जब लोगों ने लगातार दरवाजा खटखटाया और काफी कोशिश की, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। अचानक से उसी कमरे से बदबू की जगह खुशबू आने लगी। इससे सबको यह एहसास हुआ कि कमरे के अंदर जो भी व्यक्ति है उसने अभी अभी रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया है। लोग तुरंत नीचे आ गए और बिल्डिंग के मैनेजर से बात की। उन्होंने कहा, सर, हमारे फ्लैट्स में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, कृपया इसका कुछ समाधान निकालिए। लेकिन मैनेजर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और समय बीतता गया। जैसे जैसे बदबू बढ़ती गई, लोगों ने यह ठान लिया कि वे उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति से बात करके ही रहेंगे और उसे अपने फ्लैट की सफाई करने के लिए कहेंगे। उस फ्लैट में जलील नाम का एक आदमी रहता था। जब दूसरे अपार्टमेंट का एक व्यक्ति उसके कमरे के बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था, तभी जलील कमरे से बाहर आया। उसके सामने खड़ा शख्स जलील को देखकर कहने लगा, तुम्हारे अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और इस बदबू की वजह से हमारे 7वें माले पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हें अपने कमरे की सफाई कर लेनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारे कमरे में कोई जानवर मर गया हो। जलील ने जवाब दिया, अच्छा, बदबू आ रही है। मुझे तो कोई बदबू महसूस नहीं हुई और इस बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था। खैर, जब मैं शाम को काम से लौटूंगा तब सफाई कर लूंगा। इतना कहकर जलील वहां से तुरंत निकल गया। वह आदमी वहीं खड़ा सोचने लगा, हम लोग बाहर खड़े होकर इतनी बदबू से परेशान हो रहे हैं और यह शख्स अपने कमरे में रहते हुए इस बदबू के साथ कैसे जी रहा है। वह आदमी जल्द ही बिल्डिंग के बाकी लोगों के पास गया और उन्हें बताया कि जलील की हरकतें उसे ठीक नहीं लग रही थीं। सब लोग मिलकर बिल्डिंग के मैनेजर के पास गए और इस मामले पर चर्चा की। तब उन्हें याद आया कि दिल्ली में कुछ दिन पहले ऐसा ही एक मामला हुआ था, जहां एक व्यक्ति ने एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए थे। अब उन्हें शक होने लगा कि कहीं ऐसा ही कुछ 704 नंबर के कमरे में न हो रहा हो। 704 में रहने वाला जलील और उसकी पत्नी बाकी लोगों से अलग थलग रहते थे। उस बिल्डिंग के बाकी फ्लैट्स में लोग आपस में काफी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जलील हमेशा चुपचाप रहता था और सिर्फ अपने काम से काम रखता था। उसकी पत्नी भी किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, बस चुपचाप रहती थी। लोगों ने सोचा कि शायद उनके कमरे में कोई बड़ी समस्या चल रही हो। जब कोई समाधान नहीं मिला तो सबने मिलकर पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आई और बिल्डिंग के मैनेजर ने उन्हें 704 नंबर के फ्लैट के बाहर ले जाकर बदबू के बारे में बताया। पुलिस वालों ने बदबू को महसूस करते ही अंदाजा लगा लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे मामले उन्होंने पहले भी देखे थे। पुलिस ने वहां खड़े लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि सबके रोंगटे खड़े हो गए और लोग कक्ष से पीछे की ओर भागने लगे। बदबू इतनी ज्यादा थी कि सहन करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने मास्क लगाकर फिर से कोशिश की और कमरे के अंदर घुसी। कमरे में घुसते ही पुलिस ने देखा कि जमीन पर लकड़ी काटने वाली आरी पड़ी हुई थी। यह देखकर पुलिस को शक हुआ।
सबसे पहले पुलिस वाले बेडरूम में गए, फिर बाथरूम की जांच की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने फ्रिज की ओर देखा, क्योंकि उन्हें शक था कि दिल्ली वाली घटना यहां भी दोहराई गई होगी, लेकिन फ्रिज में कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस वाले किचन में पहुंचे। किचन में जो उन्होंने देखा, उससे उन्हें सारी स्थिति समझ में आ गई। किचन में 2 बाल्टियां और एक टब रखा हुआ था, जिनमें खून भरा हुआ था। खून के साथ उन बाल्टियों में छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी थे, लेकिन अभी भी यह साफ नहीं हो पाया था कि यह मांस के टुकड़े किसी जानवर के हैं या इंसान के। उनमें से कई लोग यह सोच रहे थे कि यहां जरूर कुछ गलत हो रहा है। कुछ ने तो यह भी अंदाजा लगाया कि शायद ये लोग कसाई हैं और यह जो सारे टुकड़े हैं ये किसी जानवर के हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी यह सोच बदल गई, जब उन्होंने एक बाल्टी में एक मानव टांग देखी। उसके अलावा वहां और भी छोटे छोटे मांस के टुकड़े थे। पुलिस ने और गहराई से जांच की और पाया कि रसोई में एक प्रेशर कुकर भी है जो ढका हुआ था। जैसे ही पुलिस ने प्रेशर कुकर खोला, उनके सामने एक और चौंकाने वाला दृश्य आया। प्रेशर कुकर के अंदर भी मांस के कई टुकड़े भरे हुए थे। चूल्हे पर एक तवा भी रखा था, जिसे जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि उसी तवे पर मांस को भूने का निशान था। पुलिस के मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर वह इंसान कौन था जिसे इस तरह से मार दिया गया। इसी बीच पुलिस को एक कटी हुई चूड़ी मिली जो किसी महिला की थी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि यह सभी टुकड़े एक औरत के हैं। अब तक उनके पास एक सुराग था, लेकिन उन्हें पता करना था कि यह महिला कौन थी। पुलिस ने पास के लोगों से पूछताछ की। लोगों ने बताया कि यहाँ एक जोड़ा रहता है, जलाल और उसकी पत्नी मबीना। जलाल को सुबह देखा गया था, लेकिन मबीना को 2-3 दिन से कोई नहीं देख पाया था। अब पुलिस को शक था कि शायद यह मबीना ही है, लेकिन सच क्या था यह जलाल ही बता सकता था। पुलिस ने तय किया कि उन्हें जलाल को पकड़ना होगा, लेकिन एक समस्या थी। अगर उन्होंने उसे अचानक पकड़ लिया तो वह भाग सकता था और फिर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता। इसीलिए पुलिस ने योजना बनाई कि वे 2 पुलिस कर्मियों को सिविल कपड़ों में बिल्डिंग के अंदर छोड़ देंगे, जबकि बाकी लोग बाहर उसके आने का इंतजार करेंगे। इससे जलाल को भागने का मौका नहीं मिलेगा। अब पुलिस जलाल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शाम हुई, जलाल काम से वापस आया। पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। पुलिस वालों ने फौरन जलाल को पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की गई कि उसके कमरे में क्या हो रहा था और उसकी बीवी कहाँ है, तो जलाल के तो होश उड़ गए। फिर वह कहने लगा, साहब चलो कमरे में बैठकर मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ और यह भी बता देता हूँ कि इन सब चीजों में मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस वालों ने कहा, गलती किसकी है ये तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन तुमने जो कुछ किया उसके बारे में खुलकर बताओ। जलाल ने जल्दी से सिगरेट का कश लिया और फिर अपनी बात शुरू की। उसने बताया, मैं एक छोटे से घर में अपने माँ बाप के साथ रहता था और मेहनत मजदूरी करता था। जब मैं जवान हुआ तो मेरे माँ बाप दुनिया से चल बसे। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया था। बेरोजगार तो मैं पहले ही था, कभी काम मिलता कभी नहीं, लेकिन फिर मैं एक पक्की जगह पर नौकरी करने लगा। वह एक परचून की दुकान थी। मैं दुकान अच्छे से चला रहा था। आसपास के लोग वहां से सामान खरीदते थे और मेरी भी बहुत इज्जत करते थे। मेरी काफी जान पहचान हो गई थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस दुकान पर एक औरत आई जो सामान खरीद कर चली गई। वह अक्सर मेरी दुकान पर आने लगी और मुझे वह अच्छी लगने लगी। कुछ दिन तो बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन अचानक एक हादसा हुआ। एक कार की टक्कर से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा काफी खून बह गया। मुझे खून चढ़ाया गया ताकि मेरी जान बच सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से बीमार पड़ गया। जब मैंने अस्पताल जाकर अपने टेस्ट कराए तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है। मैंने और टेस्ट करवाए और अंदाजा हुआ कि जिस खून से मेरी जान बचाई गई थी उसी की वजह से मुझे यह बीमारी हुई। मैंने इलाज करवाना शुरू किया और फिर से अपने काम पर लौट आया। उसी दुकान पर फिर से मेरी मुलाकात उसी लड़की से हुई जिसका नाम मबीना था। अब हम दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे, क्योंकि अब दोस्ती प्यार और प्यार के बाद शादी में बदलने वाली थी। और फिर वह दिन आ गया जब हमने शादी कर ली। हम दोनों एक अच्छी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन अब खर्चे काफी बढ़ चुके थे। पहले तो मैं अकेला था, अब बीवी आ चुकी थी। मैंने अपना छोटा सा मकान किराए पर दे रखा था, जहां से मुझे 35,000 महीना किराया मिल रहा था। खुद मैं एक फ्लैट में कम किराए पर रहने लग गया, जहां मेरा खर्चा सिर्फ 10,000 आता था। इस तरह मेरे पास 25,000 रुपए सीधा बचने लग गए। दूसरी तरफ मैं परचून की दुकान पर नौकरी भी कर रहा था,
जिससे हमारा गुजारा अच्छी तरह चल रहा था। मेरी बीवी शादी से पहले अपने चाचा के साथ रहती थी, क्योंकि उसके माता पिता के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे थे। उसकी माँ अपने 5 बेटियों को लेकर अलग घर में अपने चाचा के साथ रहने लग गई थी, क्योंकि चाचा बहुत अच्छे इंसान थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके चाचा की मौत हो गई। इस दुख को वह सहन ही कर रही थी कि कुछ महीनों बाद उसकी माँ भी चल बसी। अब ये 5 बहनें मिलकर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगी। इसी दौरान मेरी मुलाकात मबीर से परचून की दुकान पर हुई थी और आज हम दोनों पति पत्नी बनकर रह रहे थे। हमारा कारोबार अच्छा चल रहा था और हम ठीक ठाक जीवन जी रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन परचून की दुकान किसी वजह से बंद हो गई और मेरी नौकरी हाथ से चली गई। अब हमारा गुजारा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि नौकरी छूटने के बाद घर में पैसों की तंगी आ गई थी और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। मबीर मुझसे हर वक्त पैसों की मांग करती। हर समय उसकी जुबान पर पैसों की बातें रहती, जैसे कि मैं कहाँ से खाऊं, कहाँ से पहनूं। वह मुझसे कहती कि मैं कहीं और जाकर काम ढूंढ लूं। कुछ समय ऐसे ही बीता और मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। उस फैक्ट्री में बहुत सारी औरतें भी काम करती थीं। मेरी बीवी को शक की बीमारी ने घेर लिया। जब मैं शाम को थका हारा घर लौटता तो वह मुझ पर शक करती और तरह तरह की बातें सुनाती। कभी मेरा मोबाइल छीन लेती तो कभी बहाने बनाकर बुरी बुरी बातें बोलती, जिससे मेरा गुस्सा भड़क जाता। मैंने अपनी बीवी को कई बार सफाई दी, लेकिन वह किसी भी तरह नहीं समझी। एक दिन मैं तंग आकर अपनी बीवी को 2 थप्पड़ मार बैठा। उसने रो रो कर पूरे घर को सर पर उठा लिया। जैसे तैसे करके मैं काम पर निकल गया। पूरा दिन फैक्ट्री में काम करता रहा, लेकिन मेरे मन में बीवी की बातें ही घूमती रहीं। मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। शाम को जब मैं घर लौटा और कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बीवी जमीन पर गिरी पड़ी थी और उसके आसपास कुछ दवाइयां बिखरी हुई थीं। मैंने भागकर उसे उठाया तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। मेरी बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। उसने जहर खा लिया था। पुलिस ने मुझसे पूछा, अगर तेरी बीवी ने जहर खा लिया था तो तूने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? मैंने डरते हुए जवाब दिया, मुझे डर था कि पुलिस मुझे ही दोषी ठहराएगी और जेल भेज देगी, क्योंकि गलती तो मेरी बीवी की थी और मैं बलि का बकरा बन जाता। इसीलिए मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी लाश को ठिकाने लगा दूं, लेकिन पूरी लाश को ऐसे ही बाहर ले जाना मुश्किल था, क्योंकि मैं 7वीं मंजिल पर रहता था। अगर मैं लाश को बाहर ले जाता तो कोई ना कोई मुझे देख लेता और सवाल करता कि तू यह क्या कर रहा है। तब मैं उन्हें क्या बताता। फिर मैंने फैसला किया कि बीवी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और उन्हें ठिकाने लगा दूंगा। सबसे पहले मैं शहर जाकर कुछ औजार खरीद लाया, जैसे कि हथौड़ा, आरी, लकड़ी काटने वाली कट्टर और कुछ और सामान। फिर मैं घर लौट आया और बीवी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने लगा। लेकिन मुझे पता था कि मैं यह काम बहुत जल्दी नहीं कर पाऊंगा और थोड़े ही समय में लाश सड़ने लगेगी और बदबू आने लगेगी, क्योंकि इंसान की लाश की बदबू जानवर की लाश से कहीं ज्यादा भयानक होती है। ये बात मुझे अच्छे से पता थी। तब मैंने सोचा कि इस बदबू को खत्म करने का एक ही तरीका है। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया और बीवी की लाश के कुछ टुकड़े उसमें डालकर उबालने लगा। उबालने के बाद मैं उन्हें तवे पर फ्राई कर लेता था। मेरा प्रेशर कुकर में उबालने का मकसद था कि टुकड़ों के अंदर से कोई बदबू बाहर ना आए और तवे पर फ्राई करने से पूरी तरह से बदबू खत्म हो जाती थी। ऐसा करने से बदबू कम हो गई थी। पूरे शरीर के हिस्से पिघलकर पूरी तरह से तरल हो जाते थे और मैं उन्हें बाथरूम में जाकर फ्लश कर देता था। जो मांस के टुकड़े बच जाते उन्हें मैं एक प्लास्टिक बैग में डालता और जब काम पर जाता तो उन्हें अपने साथ ले जाता। मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठकर काम पर निकल जाता था, ताकि लोग मुझे देख ना पाएं। मैं उस समय निकलता जब आसपास के लोग सो रहे होते थे। फिर मैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को बाहर फेंक देता जहां कुत्ते होते थे और वे इन टुकड़ों को खा लेते थे। इस सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग इस बात से हैरान थे कि ये कुत्ते हर रोज हमारे ही इंतजार में क्यों रहते हैं कि कोई इन्हें खाने को कुछ देगा। जब लोग कुत्तों को रोटियां डालते तो कुत्ते उन्हें सूंघते तक नहीं थे। लोग परेशान थे कि आखिर माजरा क्या है। असल में मैं अपनी बीवी के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें उबाल कर और तवे पर फ्राई करके कुत्तों को खिला देता था। जब कुत्तों का पेट गोश्त से भर जाता तो उन्हें और कुछ क्यों चाहिए होता। पुलिस वाले जलील की बातें सुन सुनकर दंग थे। उन्हें उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। वे सोच रहे थे कि यही अपनी बीवी का कातिल है। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है।
पुलिस को पूरा यकीन था कि जलील ने ही अपनी बीवी को मारा है और अब खुद को बचाने के लिए झूठी कहानियां बना रहा है। पुलिस ने सोचा कि अब इस लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम किसका किया जाए? जलील ने तो पहले ही अपनी बीवी के शरीर के बाकी हिस्सों को कुत्तों को खिला दिया था। सिर्फ एक टांग ही बची थी। पुलिस ने अब घर की पूरी तलाशी शुरू कर दी ताकि कोई और हिस्सा मिल सके जिससे पोस्टमार्टम करवाया जा सके। पुलिस जलील से लगातार पूछताछ कर रही थी और उसकी काफी पिटाई भी हो चुकी थी, लेकिन जलील अब भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। जलील ने पुलिस के हर सवाल का जवाब बड़ी चालाकी से दिया, लेकिन पुलिस को यकीन हो गया था कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। पूरे मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि जलील ने अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। ठीक उसी समय पुलिस को एक गवाह मिला जो जलील की बीवी के बारे में जानता था। यह गवाह जलील के पड़ोस में रहने वाली एक औरत नाजिया थी। नाजिया ने पुलिस को बताया, जलील अक्सर अपनी बीवी को पीटता था। मैंने कई बार उसे रोते हुए सुना है और एक बार उसकी बीवी ने मुझसे कहा था कि वह अब और यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने यह भी बताया था कि जलील के किसी और औरत के साथ नाजायज रिश्ते हैं। यह सुनकर पुलिस का शक और गहरा हो गया। उन्होंने नाजिया से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि जलील का किसी और औरत के साथ रिश्ता था? नाजिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने खुद उसे कई बार देर रात बाहर जाते देखा है और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगी तो वह मुझे भी नहीं छोड़ेगा। पुलिस अब जलील पर पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने उसकी कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज की जांच की। वहां उन्हें एक नंबर मिला जिससे वह अक्सर बात करता था। यह नंबर एक लड़की का था जिसका नाम शबाना था। पुलिस ने तुरंत शबाना को हिरासत में लिया। शबाना ने कबूल किया कि वह जलील के साथ रिश्ते में थी और जलील उससे शादी करना चाहता था। उसने यह भी बताया कि जलील अपनी बीवी को तलाक देना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी राजी नहीं थी। वह बार बार कहती थी कि अगर जलील ने उसे छोड़ा तो वह खुद को मार लेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह वाकई ऐसा करेगी, शबाना ने डरते हुए कहा। अब पुलिस ने जलील से सख्ती से पूछताछ शुरू की। पिटाई के बाद जलील ने आखिरकार सच उगल दिया। उसने कहा, हाँ, मैं शबाना से प्यार करता था, लेकिन मेरी बीवी बार बार मुझे धमकी देती थी कि वह खुदकुशी कर लेगी। उस दिन जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तो उसने मुझसे कहा कि अब वह मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। मैंने सोचा था कि वह मजाक कर रही है, लेकिन जब मैं शाम को घर लौटा तो उसने सच में अपनी जान ले ली थी। पुलिस अधिकारी ने पूछा, तो तूने उसकी लाश को टुकड़ों में क्यों बांटा? जलील ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे डर था कि अगर किसी को पता चला कि उसने खुदकुशी की है तो लोग मुझे दोषी ठहराएंगे, इसलिए मैंने उसकी लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। लेकिन पुलिस को यह कहानी अधूरी लगी। उन्होंने जांच आगे बढ़ाई और जलील के घर की दीवारों और फर्श से खून के धब्बे इकट्ठा की। यह खून एक तेज धार वाले हथियार से कटने का सबूत दे रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि जलील की बीवी की मौत जहर खाने से नहीं बल्कि गला काटने से हुई थी। पुलिस ने जलील से कहा, तू झूठ बोल रहा है, तेरी बीवी ने खुदकुशी नहीं की थी, तूने उसका कत्ल किया है। जलील अब पूरी तरह टूट गया और उसने कबूल कर लिया। उसने कहा, हाँ, मैंने उसे मारा। वह बार बार मुझे ताने देती थी, मुझे नीचा दिखाती थी, और जब उसने शबाना के बारे में जान लिया तो उसने मुझे घर से निकालने की धमकी दी। गुस्से में आकर मैंने उसका गला काट दिया। जलील को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में उसे अपने गुनाहों की सजा मिली। जज ने कहा, तेरा गुनाह माफ करने लायक नहीं है। तूने न सिर्फ अपनी बीवी का कत्ल किया बल्कि उसके शरीर के साथ जो किया वह इंसानियत के खिलाफ है। जलील को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शबाना को भी अदालत ने सह आरोपी बनाया और उसे साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया।